2027 विधानसभा के मद्देनजर बद्रीनाथ, केदारनाथ, नरेंद्रनगर और श्रीनगर विधानसभा के दावेदार, उनकी ताकत, कमजोरी और समीकरण के बारे में आपको बताने के बाद इस बार हम रूबरू करवा रहे हैं ऋषिकेश विधानसभा की जमीनी हकीकत से, जो प्रदेश की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट्स में से एक है। शुरुआत सत्ताधारी पार्टी भाजपा से। यहां से स्वाभाविक रूप से पहला नाम आता है मंत्री रह चुके प्रेमचंद्र अग्रवाल का। सिटिंग विधायक होने के चलते वो भाजपा में यहां से टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस बार हो सकता है उनको यहां से भाजपा प्रत्याशी ना बनाए या हो सकता है उनकी सीट बदल जाए। भाजपा के कद्दावर मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल की सबसे बड़ी ताकत यहां पर मजबूत संगठनात्मक पकड़, अनुभव और पहचान है। ताकतवर नेता होने के बावजूद भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस बार टिकट पाने से लेकर चुनाव जीतने तक ऋषिकेश में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो पूर्व में आसानी से चुनाव जीतने में कामयाब हुए, इस बार ऐसा दिखाई देता फिलहाल प्रतीत नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय स्तर पर विरोध। उत्तराखंड में जिन विधानसभाओं में सिटिंग विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है, उसमें उनकी विधानसभा भी शामिल है। कई मौकों पर उनका विरोध खुलकर दिखाई दिया है। उनके कई वीडियो भी ऐसे वायरल हुए जिसमें वो गुस्सा करते हुए दिखाई दिए, जिसने उनकी छवि को यहाँ डेंट लगाने का काम किया। स्थानीय मुद्दों पर कई बार उनका विरोध सार्वजनिक रूप से देखा जा रहा है। लिहाजा उनकी राजनीतिक कमजोरी की एक बड़ी वजह उनका विवादों में रहना है। विधानसभा में बोले गए उनके पहाड़ विरोधी शब्दों ने तो उनसे उनका मंत्री पद तक छीन लिया। पहाड़ी समाज को उनके ये शब्द इतने बुरे लगे कि उनकी विधानसभा में भी उनको बड़े स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ा। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पहाड़ी समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। निकाय चुनाव के दौरान भी इस विरोध की एक लहर देखने को मिली। हालांकि फिर भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जीत के बाद भी निकाय चुनाव में सत्ता में रहते हुए भी उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। तब जाकर कहीं उनके समर्थित नेता शंभू पासवान चुनाव जीत सके। इससे साफ है कि इस बार उनको खुद अपनी जीत के लिए भी यहाँ एक बार फिर से एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इस सबको देखते हुए अगर भाजपा यहां से प्रेमचंद्र अग्रवाल को टिकट नहीं देती है तो फिर दो और नाम यहां से चर्चाओं में हैं। इनमें सुबोध उनियाल वो चेहरा हो सकते हैं। सुबोध उनियाल खुद ऋषिकेश की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं। ऐसे में प्रेमचंद्र अग्रवाल के ना होने पर वो भी भाजपा का एक बड़ा चेहरा यहां से हो सकते हैं। अगर भाजपा इन दोनों को ही मैदान में यहां से नहीं उतारती तो भाजपा के वर्तमान मेयर शंभू पासवान का नाम भी ज्यादा चर्चा में है। हाल ही में मेयर बनने के बाद उनका जनाधार बढ़ा है। संगठन और सरकार दोनों का सपोर्ट उनको मिल सकता है। उनकी ताकत दलित और शहरी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उनको विधानसभा चुनाव का अनुभव नहीं है। पार्टी के अंदर पुराने नेताओं की नाराजगी भी उनके रास्ते का रोड़ा बन सकती है। बिहारी मूल का मुद्दा उठा तो भी पहाड़ी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उनसे छिटक सकता है। ऋषिकेश में भाजपा अगर किसी नए चेहरे के तौर पर कोई प्रत्याशी उतारने का मन बनाती है तो भाजपा के पास यहां अनीता ममगाई के रूप में एक अच्छी और ताकतवर छवि रखने वाली प्रत्याशी भी मौजूद है। अनीता ममगाई ऋषिकेश में साल 2018 में ऋषिकेश नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई थी। यह पहली बार था जब ऋषिकेश नगर पालिका को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया और उसी में वे पहली मेयर बनी। उनकी ताकत है महिला वोटर्स में जबरदस्त पैंठ, जिसके दम पर पूरे देश में भाजपा अपना परचम लहरा रही है। इसके साथ ही अगर यहाँ की जनता का झुकाव भाजपा की तरफ ही रहता है तो प्रेमचंद्र अग्रवाल के बड़े विरोध के बाद भी पहाड़ी समुदाय उनके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। व्यापारी वर्ग और मैदानी वर्ग के वोटर्स में भी अनीता ममगाई मजबूत पकड़ रखती हैं। जिस तरह से निकाय चुनाव में महिला वोटर बीजेपी से बड़ी संख्या में छिटका दिखाई दिया, अनीता ममगाई के प्रत्याशी होने पर वो वापस भाजपा के साथ आ सकता है। हरिद्वार लोकसभा से पहाड़ी मूल के सांसद चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी लोकसभा चुनाव में बम्पर वोट यहां ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से मिले थे। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन उनको इस सीट पर न केवल मजबूत बना सकता है बल्कि जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिला सकता है। हालांकि भाजपा यहां से किसको चुनाव मैदान में उतारती है ये तो वक्त के हाथ में है।
लेकिन फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में यहां से अनीता ममगाई ही मुख्य दावेदार के दौर पर दिखाई देती हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास भी यहां से चुनाव लड़ने वालों की भरमार है। उनमें सबसे पहले नाम आता है जयेंद्र रमोला का। जयेंद्र रमोला कांग्रेस के सक्रिय और आक्रामक नेता के तौर पर यहां से पहचान रखते हैं। जन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते दिखाई देते हैं। भाजपा के खिलाफ लगातार मैदान में सक्रिय नेताओं में भी वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। रमोला पूर्व में भी यहां से प्रत्याशी रहे हैं। पार्टी के अंदर भी उनकी अच्छी पैठ है। जयेंद्र रमोला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑब्जर्वर भी बनाया गया था। हाईकमान की पसंद के चलते वो यहां से कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार हो सकते हैं। हालांकि कुछ कमजोरियां भी हैं जो उनका रास्ता रोक सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण संगठन का कमजोर ढांचा उनकी परेशानी है। साथ ही भाजपा प्रत्याशियों के सामने उनके सीमित संसाधन भी उनकी मुसीबतों में इजाफा कर सकते हैं। कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी के रूप में यहां पूर्व में मंत्री रहे सुरवीर सजवाण भी दावेदार हो सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी सजवाण एक बड़े नेता के तौर पर ऋषिकेश विधानसभा में दखल और पहचान दोनों ही रखते हैं। अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस से जुड़े सक्रिय नेता और स्थानीय स्तर पर संगठन और जनसंपर्क में सक्रिय युवाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में पहचान उनकी ताकत है। लगातार क्षेत्र में सक्रियता भी उनकी दावेदारी के संकेत दे रही है। अगर कांग्रेस यहां पर अनुभव और तरजीह देती है तो सुरवीर सजवाण एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा सकते हैं। पहाड़ी मूल का होने के चलते उनको यहां भाजपा से नाराज पहाड़ी वोटरों का भी साथ मिल सकता है। 2002 में हुए प्रदेश के पहले चुनाव में भी कांग्रेस खेमे से सुरवीर सिंह सजवाण जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद भी मास लीडर ना बन पाना उनकी बड़ी कमजोरी भी साबित हो सकती है। इसके बाद कांग्रेस के पास यहां से एक और मजबूत चेहरा है राजपाल खरोला। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राजपाल खरोला ने ताल ठोकी थी। तब उनको 7,000 से अधिक वोटों से हार झेलनी पड़ी। इसके बाद 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राजपाल को यहां से उतारा, लेकिन तब भी भाजपाई प्रेमचंद्र अग्रवाल को मात नहीं दे पाए। हालांकि पार्टी के अंदर उनकी स्थिति काफी अच्छी है। पहले भी काफी पदों पर वो काबिज रहे हैं। चुनाव लड़ने का उनका अनुभव है। उनका पुराना वोट बैंक भी यहां मौजूद है, लेकिन लगातार हार से उनकी छवि प्रभावित जरूर हुई है। वैसे भूलना दीपक जाटव को भी नहीं चाहिए, जो निकाय चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़कर कांग्रेस में अपने आप को स्थापित तो कर ही चुके हैं। हालांकि इस बार के निकाय चुनाव में वो बुरी हार का सामना कर चुके हैं। बावजूद इसके वो क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देते हैं। जिस तरह पूर्व में वो मेयर प्रत्याशी के लिए अप्रत्याशित तरीके से सामने आए, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस का फैसला उनके भी पक्ष में हो जाए तो अचरज करने जैसी कोई बात नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो दलित वोटर्स पर पकड़ और कांग्रेस का काडर वोट उनकी जीत की राहें आसान कर सकता है। कमजोरी उनकी मजबूत टीम का और सही जनमुद्दों को ना उठाना है, जिसमें वो हमेशा यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के युवाओं से पीछे रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के पास यहां जयेंद्र रमोला जैसे एक्टिव नेता पहले से मौजूद हैं। राजपाल खरोला जैसे पुराने चेहरे भी दावेदारी में दिखाई दे रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री सुरवीर सजवाण भी यहां से दावेदार हैं और दीपक जाटव भी हैं, जो बैकडोर एंट्री कर ले तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी टिकट के लिए अंदरूनी मुकाबला कठिन हो सकता है। अब आते हैं यहां से एक और महत्वपूर्ण फैक्टर निर्दलीय और स्थानीय दलों पर, जो इस चुनाव की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है दिनेश चंद्र मास्टर का। नगर निकाय चुनाव के दौरान तेजी से उभरा नाम मास्टर जी आज ऋषिकेश में बहुत जाना जाता है। साधारण परिवार से आने वाले दिनेश चंद्र मास्टर साफ छवि और स्थानीय पहचान के लिए जाने जाते हैं। नया चेहरा होने का फायदा उनको मिल सकता है। पूर्व में नगर निगम में मिले समर्थन ने बताया कि उनके साथ लोगों का जुड़ाव है, वो भी यहां से दावेदार हो सकते हैं। यहां एक गौर करने वाली बात यह हो सकती है, स्थानीय दल यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा उनके नाम पर एक साथ हो सकते हैं, जो मास्टर जी के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है। पहाड़ी समाज का जबरदस्त समर्थन उनके साथ दिखाई देता है। ऐसे में अगर स्थानीय दलों ने एक बार फिर नगर निगम की तरह उनको आगे कर दिया तो ऋषिकेश विधानसभा का चुनाव रोचक बन सकता है।
हालांकि संसाधनों की कमी उनकी बाधा बन सकती है, लेकिन निर्विवाद चेहरा होने के चलते वो भी यहां से मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। एक और नाम यहां से अक्सर कुछ समय से चर्चाओं में दिखाई दे रहा है और वो है भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी। चर्चा है कि वो भी यहां से किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इतना तय है कि मास्टर या मोहित डिमरी में कोई एक चेहरा ही यहां मैदान में हो सकता है। ऐसे में भू कानून की लंबी लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी के नाम की चर्चा भी दिनेश चंद्र मास्टर के साथ राजनीतिक गलियारों में है। वैसे मोहित डिमरी रुद्रप्रयाग को भी अपने लिए चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनका फैसला आना अभी बाकी है। बाकी दिनेश चंद्र मास्टर को निकाय चुनाव में टक्कर में लाने का श्रेय उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी युवाओं की लड़ाई लड़ते बॉबी पवार, भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ते मोहित डिमरी जैसे लोगों को ही जाता है। ऐसे में यूकेडी सहित स्वाभिमान मोर्चा अगर यहां दिनेश चंद्र मास्टर या मोहित डिमरी में किसी एक पर दाव खेलता है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऋषिकेश विधानसभा के चुनावी समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर शहरी और अर्ध ग्रामीण वोटर्स की मिक्स संख्या है, इसलिए वोटिंग पैटर्न थोड़ा अलग है। सवर्ण, जिनमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत समाज है, उनका वोट प्रतिशत लगभग 30 से 35% के करीब है। यह भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन समय समय पर नाराज होने पर स्विंग भी करता है। दूसरा ओबीसी समाज है, जिनमें यहाँ कश्यप, गुजर, साहू, अन्य जातियां आती हैं। उनकी संख्या प्रतिशत के हिसाब से लगभग 25 से 30% के आसपास है, जो अक्सर इस सीट पर किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देते हैं। इनको साधने वाला इस सीट पर जीत का बड़ा दावेदार बन सकता है। एससी वोटरों की संख्या भी प्रतिशत में लगभग 18 से 22% है। शहरी क्षेत्रों में ये वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इनका वोट भाजपा और कांग्रेस दोनों में बनता है। मुस्लिम वोटरों की संख्या भी यहाँ पर 10% के लगभग है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाकी इन सब से इतर जनता है, जो हमेशा जनार्दन की भूमिका में रहती है। असल उलटफेर बस इसी पर आकर टिक जाता है। अब अंदर क्या पनप रहा है ये तो वही जाने, लेकिन जो जनता की नब्ज पकड़ उसके बीच जाएगा वही जीत कर विधानसभा के पटल पर ऋषिकेश विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। बाकी आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं कि आपका होने वाला विधायक कौन है। नमस्कार।